Hello and welcome. This is Hello and welcome. इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डू वेब ऑप्टिक्स क्विक रिवीजन. ठीक है. हेलो एंड वेलकम. इस लेक्चर में वी विल डू वेब ऑप्टिक्स क्विक रिवीजन. ठीक है. सो इन दिस वन लेक्चर we will try to finish or we will finish the whole wave optics. ठीक है. We will try to touch each and every point so that after watching this lecture in nearly 20 to 30 minutes you will be able to hit every point and it will help you to revise the points in very short time and effectively. So let's start. सबसे पहला चीज़, मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन सॉल्व करे थे. मैक्सवेल 4 इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल, जिसमें कि मैक्सवेल के एक भी इक्वेशन नहीं थे खुद के. ठीक है. और कहा था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है. उसको भी हम एक क्लास में हम लोग खत्म करेंगे. सो वहाँ हम लोग इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानेंगे. अभी बस 2-3 चीज़ जान लीजिए. फर्स्ट थिंग इज द एनर्जी इज इक्वल टू MC स्क्वायर. एनर्जी इज इक्वल टू MC स्क्वायर एंड एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू H न्यू. तो यहाँ से M का वैल्यू कितना दे सकते हैं हम लोग? वी कैन राइट M इज इक्वल टू H न्यू बाय C स्क्वायर. H न्यू बाय C स्क्वायर. ठीक है. और यहाँ से अगर हम लोग लिख दें M इंटू C इज इक्वल टू H न्यू बाय C, तो M इंटू C को क्या बोलेंगे? मोमेंटम. सो मोमेंटम वुड बी इक्वल टू H न्यू बाय C एंड वी ऑलरेडी नो वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज लैम्डा इंटू न्यू इज इक्वल टू व्हाट? C. वेलोसिटी इज इक्वल टू, कभी किसी भी वेव के लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू frequency. So for electromagnetic wave the velocity is given by c, that is velocity of light, which is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second, that is equal to lambda into nu. So nu by c can be given as 1 by lambda. सो यहाँ से मोमेंटम कैन बी रिटेन एज h बाय लैम्डा. तो यहाँ हमने 2-4-5 फार्मूले देख लिए कि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, E इज इक्वल टू H न्यू, M इज इक्वल टू H न्यू बाय C स्क्वायर, MC इज इक्वल टू H न्यू बाय C. और यहाँ से हमने देख लिया मोमेंटम, दैट इज P इज इक्वल टू H न्यू बाय C एंड H बाय लैम्डा. जो इक्वेशन ऑफ वेव है, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द वेलोसिटी, दैट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी गिवन एज EX0 sin kz माइनस ओमेगा टी. ठीक है. एंड BY कैन बी गिवन एज BY0 sin kz माइनस ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर frequency and it is given by omega is equal to 2 pi nu, where nu is the linear frequency. ठीक है. तो यहाँ पे इंटेंसिटी दी जा सकती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट एक्स स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट एक्स स्क्वायर. ठीक है. और इस हाफ एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कह सकते हैं K, दैट इज कांस्टेंट E नॉट एक्स स्क्वायर. सो वी कैन से इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. ठीक है. कोई दिक्कत ना. मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस कौन थे? सबसे पहला गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट. नेक्स्ट इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, B डॉट ds इक्वल टू 0. एंड व्हाट B डॉट ds इक्वल टू 0 मीन्स? B डॉट ds इक्वल टू 0 मीन्स कि मैग्नेटिक मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट. मैग्नेटिक मोनोपोल डजंट एग्जिट. इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे इन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. नेक्स्ट वाज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज E डॉट dl इक्वल टू माइनस d phi s बाय dt. एंड नेक्स्ट इज एम्पियर सर्किटल लॉ, दैट इज B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I, हेयर ID इज द डिस्प्लेसमेंट करंट. यहाँ पे उसने एक एडिशनल करंट ऐड करी, दैट वाज डिस्प्लेसमेंट करंट. नेक्स्ट इज व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन में जो लॉ है दैट इज इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल. एंड रिफ्लेक्शन में क्या है? द साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल इज इक्वल टू न्यू. न्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट विथ मूविंग एज वेल एज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट व्हाइल मैग्नेटिक फील्ड only with moving charges. So E is, that is electric field is better representative than B. ठीक है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी हम लोग दे सकते हैं दैट इज E बाय B, E बाय B. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशंस हैं,
कंडीशन क्या है, सोर्स शुड बी कोहेरेंट एंड नेक्स्ट वेव्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड पोजेज स्टेबल फेज डिफरेंस। स्टेबल फेज डिफरेंस दैट इज फाई क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू या फिर ओमेगा, दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो कोहेरेंट बनाने के लिए ही हम लोग एक मेथड जो होता है हमारा वो क्या होता है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं बायप्रिज्म। बायप्रिज्म इज यूज जस्ट टू प्रोड्यूस द कोहेरेंट सोर्स सो दैट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस कैन ऑकर। ओके, नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब फाई दैट इज फेज डिफरेंस वुड बी इक्वल टू 2n पाई दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, यहां से जो पाथ डिफरेंस है दिस इज फेज डिफरेंस, दिस इज फेज डिफरेंस एंड दिस इज पाथ डिफरेंस। किसी को पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में अगर रिलेशन निकालने नहीं आता है तो आई एम जस्ट शोइंग हियर, ये देखो आप यहां पे देखो, यहां से लेके यहां तक जो है ये कितना है, 1 वेवलेंथ दैट इज लैम्डा, जबकि यहां से लेके यहां तक कितना है, दिस इज 2 पाई। तो देखो अगर फेज 2 पाई होता है तो पाथ कितना होता है, लैम्डा। ठीक है, तो यहां देखो 2n पाई क्या है हमारा फेज, तो पाथ कितना हो जाएगा, n लैम्डा हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फाई है दैट इज फेज डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2n पाई एंड पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो यहाँ पे फेज डिफरेंस दैट शुड बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जबकि पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, अगर दो वेव हमारा सुपर इम्पोज करता है द y1 एंड y2, y1 कितना है, y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, एंड y2 इज इक्वल टू b sin ओमेगा टी प्लस 5। तो ये दोनों जब सुपर इम्पोज करते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे देखो ये वाला सुपर इम्पोज कर रहा है, तो रिजल्टेंट क्या आता है, दिस इज द एम्पलीट्यूड a sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया और ये रिजल्टेंट फेज डिफरेंस आया। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे हम लोग, a स्क्वायर कैन बी गिवन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। कॉस फाई क्या है, ये पहले वाला फेज डिफरेंस है, ये वाला जो ओरिजिनली दोनों वेव्स के बीच में था, और ए और बी दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड हैं। और ये डेल्टा कैसे दिया जाता है, डेल्टा कैन बी कैलकुलेटेड एज टेन डेल्टा इक्वल टू बी साइन फाई बाई ए प्लस बी कॉस फाई। ठीक है, तो जब भी दो वेव इस तरह से सुपर इम्पोज करती है तो दे आर एडेड लाइक वेक्टर्स। तो दो वेक्टर को आप जिस तरह से ऐड करते हो, सपोज दिस इज वन वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर, दिस इज ए, दिस इज बी, फेज डिफरेंस इज फाई। तो इसको ए और बी को जिस तरह से आप जोड़ोगे तो एम्पलीट्यूड उसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है। सपोज दिस इज ए एम्पलीट्यूड, तो यहाँ जो एंगल डेल्टा बनेगा, डेल्टा कैन बी कैलकुलेटेड एज बी साइन फाई ए प्लस बी कॉस फाई। ठीक है, नाउ अगर हम लोग इसको और भी ज़्यादा वर्क करें इस पर, और यहाँ पे हम लोग कर दें a इज इक्वल टू बी, a इक्वल टू बी अगर कर देंगे तो वी वुड गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव बाई 2। a इक्वल टू बी अगर कर देंगे, b की जगह पे a पुट कर देंगे, यहाँ भी b की जगह पे a पुट कर देंगे, फाइनली वी विल गेट a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव बाई 2। तो यहाँ पर हमने देखा कि a और b जब इक्वल है तो दिस वुड बी a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव बाई 2। ठीक है, तो इसको याद रखना है। सो आई एम हाईलाइटिंग दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड अगर सपोज 2 गुना एम्पलीट्यूड को बढ़ा देंगे तो इंटेंसिटी हमारी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पे होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव जहाँ पे होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डार्क फ्रिंज। ठीक है, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी होती है, लैम्डा d1 बाई डी, जहाँ पे ये क्या है, हमारे दोनों कोहेरेंट सोर्स हैं और यहाँ क्या हमारा स्क्रीन है। कोहेरेंट सोर्स से स्क्रीन के बीच की दूरी कितनी है, d, एंड कोहेरेंट सोर्स के बीच के दूरी कितनी है, d। ओके, तो
यहाँ पे और लैम्डा कितनी, ई लैम्डा क्या हमारी जो सोर्स है उसका वेवलेंथ कितना है लैम्डा। सो फ्रिंज विड्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। तो बीटा क्या है हमारा, बीटा इज फ्रिंज width, beta is fringe width and that can be given by lambda d1 by d। तो d1 क्या है, d1 is the distance between the source and the screen and d small d is the distance between the coherent sources। ठीक है, अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट जो कि yn डिस्टेंस पे है, सो yn कैन बी गिवन एज n lambda d1 by d। तो एनी डिस्टेंस yn कैन बी गिवन एज n lambda d1 by d। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो यहाँ पे yn कैन बी गिवन एज 2n-1 लैम्डा d1 by d। तो किसी भी ब्राइट फ्रिंज की दूरी कितनी हो जाएगी, n लैम्डा d1 by d। तो अगर हम लोग फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा d1 by d। सेकेंड निकालेंगे तो 2 लैम्डा d1 by d। थर्ड निकालेंगे तो 3 लैम्डा d1 by d। समझ रहे हो बात। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। इस तरह से हम लोग n लैम्डा d1 by d का मदद लेके किसी भी nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस हम लोग कहाँ से, सेंट्रल मैक्सिमा से निकाल सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ होता है, दोनों सोर्स का जो मिड पॉइंट होता है इसके सामने सामने होता है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा। और सेंट्रल मैक्सिमा पे फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस दोनों ही कितने होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एनी डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा कैन बी गिवन एज yn is equal to 2n-1 lambda d1 by 2d, 2n-1 lambda d1 by 2d, and beta can be given as lambda d1 by d। beta is the fringe width, and fringe width is the distance between any two consecutive either bright fringe और dark fringe। ठीक है, तो ये हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर ली। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल पाथ। व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ एंड व्हाट इज ज्योमेट्रिकल पाथ। अगर मीडियम वैक्यूम या फिर एयर है तो वहाँ पे जो पाथ ट्रेवल करती है लाइट, दैट इज ज्योमेट्रिकल एंड दैट इज ऑल्सो द ऑप्टिकल, बिकॉज वैक्यूम या फिर एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो नियरली 1 होती है। बट अगर लाइट किसी डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो अगर उसने ज्योमेट्रिकल पाथ, जो एक्चुअल पाथ लेंथ है उसकी, अगर उसने L कवर की है, ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ जो इक्विवेलेंट होता है दैट इज इक्वल टू L इंटू न्यू, वेयर न्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, तो अगर किसी मीडियम ने लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल करा कितना L, देन द ऑप्टिकल पाथ वुड बी इक्वल टू L इंटू न्यू। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। सपोज ये हमारे स्लिट हैं और ये हमारा स्क्रीन है और इस स्क्रीन पे ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अगर एक रख दिया स्लिट, ठीक है, सम स्लिट is kept in front of one of the two slit, then central maxima shifts to nth maxima and the relation is given as what, nu minus t। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ होना चाहिए था इट विल शिफ्ट हेयर। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट कर गया एंड द रिलेशन इज गिवन बाय न्यू माइनस टी इंटू टी, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ द स्लिट। तो टी क्या है, थिकनेस ऑफ स्लिट। ठीक है, so nu minus t is equal to n lambda, where n is the maxima to which the central maxima got shifted। ठीक है, तो ये हमने देखा। ओके, नेक्स्ट इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो थिन फिल्म में दो तरह की चीज़ें होती है, एक होती है ट्रांसमिटेड लाइट और दूसरी होती है रिफ्लेक्टेड लाइट। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट से होती हैं और रिफ्लेक्टेड लाइट से होती है, दोनों ही जगह पाथ डिफरेंस कैन बी गिवन एज 2 nu t cos r, 2 mu t cos r। यहाँ भी 2 nu t cos r, 2 nu t cos r। तो ये भी हमने देख लिया कि दोनों ही जगह पे पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है, सेम होता है, बट कंडीशन क्या होती है, चेंज हो जाती है। ट्रांसमिटेड लाइट में कंडीशन हमारी एज यूजुअल रहती है, दैट इज अगर पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n lambda देन दिस वुड बी इक्वल टू मैक्सिमा। अगर पाथ लेंथ इज 2n-1 lambda by 2 सो दिस वुड बी मिनिमा। बट इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, सो आई एम हाईलाइटिंग दिस। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, इफ पाथ डिफरेंस 2 nu t cos r इज इक्वल टू n lambda देन दिस वुड बी मिनिमा, एंड दिस 2 nu t cos r दैट इज पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2n-1 lambda by 2 देन दिस वुड बी इक्वल टू मैक्सिमा। ठीक है,
तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग यहाँ पे 2n-1 यूज़ करते हैं। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मत रखिए। 2n-1 2n+1 दोनों ही बात एक ही है, ऑड और इवन को डिनोट करता है। सिंस यहाँ पे हमने इसको 0 मान के चला है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग 2n-1 लेते हैं, सो दैट फर्स्ट डार्क जो है वो यहाँ पे हम लोग रखेंगे कितना 1, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि 0th डार्क नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए n का वैल्यू हम लोग 0 नहीं रख सकते, तो हमें 1 चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2n-1 लेते हैं। अगर 0th डार्क होता तो यहाँ हम लोग 2n+1 ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ व्हाई इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट दिस कंडीशन गॉट रिवर्स। तो आप जान लो कि जब भी लाइट डेंसर रेयरर टू डेंसर मीडियम ट्रेवल करती है, जब भी वेव का प्रोपगेशन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर होता है, सपोज वेव इस तरह से जा रही है और यहाँ पे क्या है डेंसर मीडियम है, ये क्या है डेंस है, तो यहाँ पे कुछ पार्ट क्या होगा रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट, कुछ पार्ट अंदर चला जाएगा और कुछ पार्ट यहाँ से क्या होगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड होता है, अगर रेयरर टू डेंसर जा रही है वेव और इंटरफेस से अगर रिफ्लेक्शन होता है तो उसके अंदर एक एडिशनल आ जाता है क्या पाथ डिफरेंस, दैट वुड बी इक्वल टू λ/2, और λ/2 एडिशनल पाथ डिफरेंस आने की वजह से ये कंडीशन क्या हो जाती है रिवर्स हो जाती है, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है फॉर नो फ्रिंज कंडीशन। नो फ्रिंज कंडीशन क्या होता है कि सपोज दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द स्क्रीन, और यहाँ पे क्या होना है हमारा इंटरफेरेंस होना है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें जो वेवलेंथ हमारी ये मोनोक्रोमेटिक नहीं होके इसके अंदर कुछ और भी वेवलेंथ प्रेजेंट है। सपोज हमने सोचा था कि इसके अंदर लैम्डा वेवलेंथ होगा, ठीक है, बट इसके अंदर लैम्डा के साथ साथ एक लैम्डा डैश भी प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा डैश, ठीक है। अब देखिए होगा क्या इफ लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा, तो इस केस में क्या होगा कि मैक्सिमा विल ओवरलैप विथ मिनिमा, दैट मीन्स कि यहाँ पे सपोज कि nth मैक्सिमा है, दिस इज द nth मैक्सिमा, और यहाँ पे किसके वजह से ड्यू टू लैम्डा, ये लैम्डा के वजह से यहाँ पे nth मैक्सिमा बना, और यहाँ पे क्या हो गया nth मिनिमा भी बन जाएगा, किसके वजह से लैम्डा डैश के वजह से, ठीक है। अब ये दोनों मैक्सिमा और मिनिमा मिल गए तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, और वहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रिंज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि nth मैक्सिमा का डिस्टेंस सेंट्रल से कितना होता है n लैम्डा d1/d, n लैम्डा d1/b, तो यहाँ जो nth लैम्डा है nth मैक्सिमा किसके कारण से है लैम्डा के कारण से, सो दिस इज n लैम्डा d1/d। अब यहाँ पे अगर मिनिमा की बात करें किसकी वजह से लैम्डा डैश की वजह से, तो कितना हो जाएगा मिनिमा का डिस्टेंस होता है कितना 2n-1 लैम्डा d1/d होता है ना, बट यहाँ पे लैम्डा नहीं लैम्डा डैश है, ठीक है, जो एक अलग से एक वेवलेंथ उस सोर्स के अंदर में था। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे ओवरलैप कर जाएंगे, तो ओवरलैप कर जाएंगे तो फ्रिंज खत्म हो जाएगा। सो दिस इज yn दिस इज ब्राइट, yn ब्राइट एंड दिस इज yn डार्क, सो इक्वेट द yn ब्राइट इज इक्वल टू yn डार्क, तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल जाएगा, सो यू विल फाइंड n इक्वल टू जो भी आएगा, और यहाँ पे जाके हमारा फ्रिंज क्या होगा खत्म हो जाएगा, ठीक। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहला क्या है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। सो द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्लिट एंड दैट बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज इनफाइनाइट। तो यहाँ पे सपोज करो आपका सोर्स है और यहाँ पे सोर्स एंड स्लिट, यहाँ पे आपका क्या है स्लिट है और यहाँ पे स्क्रीन है, तो दोनों ही डिस्टेंस क्या होती हैं इनफाइनाइट होती हैं, तो ये क्या होगा हमारा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। एंड नेक्स्ट इज फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है डिस्टेंस हियर इज फाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है इंटेंसिटी एज एट थीटा इक्वल टू n λ/a इज 0, ठीक है। आप देखो कहाँ पे, ये देखो किस तरह से बनता है इसका, यहाँ देखो आप मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट अस सी, यहाँ देखो इस तरह से होता है डिफ्रैक्शन, यहाँ पे आपका सोर्स है, यहाँ पे आपका स्लिट है और यहाँ पे आपका स्क्रीन है। किस तरह का बनता है पैटर्न, यहाँ देखो इस तरह का बनता है पैटर्न, ऐसा यहाँ पे मैक्सिमा होता है, कुछ इस तरह का बनता है पैटर्न। ये क्या होता है λ/a, ये क्या होता है 2 λ/a, इसी तरह से यहाँ माइनस λ/a, यहाँ क्या हो जाता है -2 λ/a, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है बेसिकली दीज आर एंगल,
ठीक है, ये क्या है, एंगल है, थीटा है। तो हम लोगों ने देखा कि इफ थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए देन दिस इज डार्क, यहाँ क्या होता है, मिनिमा हो जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है ये कि इफ थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, वहाँ पे 0 हो जाएगी, मतलब ये क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी एट थीटा इक्वल टू 0 दैट इज सेंट्रल, ये क्या है, प्राइमरी मैक्सिमा है। रेस्ट ऑल क्या होता है, सेकेंडरी मैक्सिमा होता है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो लैम्डा बाय ए है और ये 2 लैम्डा बाय ए है, तो क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा बाय ए अब बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 लैम्डा बाय ए। इसी तरह से आगे क्या हो जाएगा, 5/2 लैम्डा बाय ए। समझ रहे हो बात, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेसिकली 2n+1, तो यहाँ पे देखो प्लस का हम लोग का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो 2n+1/2 लैम्डा बाय ए। तो अगर थीटा हमारा 2n+1/2 लैम्डा बाय ए है तो वो क्या हो जाएगा हमारा सेकेंडरी मैक्सिमा, और थीटा अगर हमारा 0 है देन दैट वुड बी प्राइमरी मैक्सिमा। ठीक है, जो प्राइमरी मैक्सिमा है इसका सेपरेशन कितना है, दिस इज 2 लैम्डा बाय ए, यही हमारा क्या है, सेपरेशन है, दैट इज 2 लैम्डा बाय ए। समझ के बाद, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, अब सपोज करो कि अगर यहाँ पे फ्रिंज भी बनता, अगर यहाँ पे डबल स्लिट की वजह से फ्रिंज बनता, तो यहाँ पे देखो इसका एंगुलर सेपरेशन कितना है, 2 लैम्डा बाय ए। जो एंगुलर सेपरेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना आया है, 2 लैम्डा बाय ए। अब बात करो, आप याद करो यहाँ पे कि एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज कितना होता था, एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज, एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज होता था, फ्रिंज विड्थ देखो ना ऐसे होता था, ये आपका स्लिट है और यहाँ पे आपका स्क्रीन है ना, तो ये होता था, ये आपका क्या है, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो यहाँ देखो, सॉरी ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दी, ये देखो ये 2 फ्रिंज आपके बने, यहाँ पे देखो ये दोनों फ्रिंज बने, तो यहाँ जो इसने एंगल बनाया तो यही इसका एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज है, तो ये कितना है, बीटा। फ्रिंज विड्थ कितना होता है, बीटा, तो हम लोग जानते हैं थीटा इक्वल टू L बाय आर, तो ये कितना हो जाएगा, फ्रिंज ये जो एंगुलर सेपरेशन है फाई, ये क्या हो जाएगा, बीटा बाय आर कितना है, ये है हमारा डी, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय ए, लैम्डा बाय ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है इस विड्थ को कह देते हैं कितना, वहाँ पे कितना होता था, लैम्डा d1/d होता था ना, तो बीट वहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पे एंगुलर सेपरेशन कितना होता था, फाई इक्वल टू लैम्डा बाय डी, और यहाँ पे एंगुलर सेपरेशन कितना है, 2 लैम्डा बाय ए। तो इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारा इस तरह से फ्रिंज बन जाएगा, और नंबर ऑफ फ्रिंज बराबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्रिंज वुड बी इक्वल टू इसका एंगुलर सेपरेशन डिवाइडेड बाय इसका एंगुलर सेपरेशन। देखो ये इसका एक एंगुलर सेपरेशन है, यहाँ पे देखो इसका एक एंगुलर सेपरेशन, इस तरह से कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा बाय ए डिवाइडेड बाय लैम्डा बाय डी। तो ये कर दोगे अगर आप, तो अगर आपको सिमल्टेनियस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन हो रहा है और कह दें आपको कि डिफ्रैक्शन का जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा उसके अंदर में कितने सारे यंग्स डबल स्लिट के मैक्सिमा कंटेन किए जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, डिफ्रैक्शन का भी हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा का सेपरेशन निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज निकाल लेंगे, और डिफ्रैक्शन का जो सेंट्रल मैक्सिमा का सेपरेशन आया है उसमें डिवाइड कर देंगे एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज से, तो हमारा नंबर ऑफ फ्रिंज निकल जाएगा कंटेन्ड बाय द सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट थिंग इज कि फॉर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन देयर इज रेले क्राइटेरिया, और रेले क्राइटेरिया में हमने देखा है कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कितनी होती है, 1.22 लैम्डा बाय ए। ठीक है, तो कह रहा है ड्यू टू डिफ्रैक्शन देयर इज बेंडिंग ऑफ लाइट एंड इमेज ऑब्टेन इज एरे डिस्क ऑफ एंगुलर सेपरेशन ऑफ 1.22 लैम्डा बाय ए। ठीक है, दिस इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, तो ये होता है आपका रेले क्राइटेरिया। अगर इस तरह से है तो ये जस्ट डिस्टिंग्विशेबल होगा, समझ के बाद, और अगर इस तरह से है तो ये क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल होगा, और अगर इस तरह से है तो ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं होगा। समझ के बाद, ह्यूमन आई के लिए अगर आई पे एंगल सबटेंड किया जा रहा है 1 मिनट,
ठीक है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁻⁴ रेडियन। तो अगर इतना एंगल बन रहा है तो ह्यूमन आई 2 पॉइंट को क्लियरली देख पाएगा। अगर 2 पॉइंट सपोज करिए ऐसे है एंड दिस इज ह्यूमन आई, तो दोनों जो एंगल बनाएगी अगर ये 1 डिग्री तक है तब तो इसको हम लोग अलग अलग देख सकते हैं। अगर ये 1 डिग्री से कम हो जाएगा तो वी कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। समझ गए बात। नेक्स्ट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज मालूस लॉ। मालूस लॉ में क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। और ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसीलिए यहाँ पे कॉस थीटा आ जाता है। समझ के बात। अगर इस तरह से एन प्लेट्स को हम लोग थीटा एंगल पे कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 माइनस एन। अगर 2 इस तरह से और उसके बीच में एन प्लेट्स हम लोग इंसर्ट कर देते हैं तो एक के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90/n। सो दिस इज थीटा। और चूंकि n बार पोलराइजेशन होगा सो दिस इज cos n 90/n, ठीक है। और इंटेंसिटी क्या होता है के ई का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप आराम से ये इस तरह से बना सकते हो। अगर इसमें 3 डाल दिया गया है तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये समझ गए बात। देन पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। इसमें क्या है, ब्रिस्टर लॉ है जो क्या कहता है आई इज इक्वल टू 10 न्यू। यही क्या होता है, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो अगर जो इंसिडेंस एंगल इस तरह से होता है कि 10 न्यू इज इक्वल टू आई, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, दिस शुड बी 10i इज इक्वल टू न्यू। अगर 10i इज इक्वल टू न्यू हो जाएगा तो जो हमें यहाँ पे लाइट मिलेगा ये क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड ब्रेस्टर एंगल। तो इस एंगल को, द इंसिडेंस एंगल फॉर विच 10i इज इक्वल टू न्यू और पोलराइज्ड लाइट मिलता है, दैट एंगल इज कॉल्ड ब्रेस्टर एंगल। तो कह रहा है इन द रिफ्लेक्टेड पोलराइज्ड लाइट द कंपोनेंट इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस गेट ओमिटेड, ठीक है। तो ये क्या है, देखो ये परपेंडिकुलर बचा, बस क्या बचा, तो यहाँ पे देखो एक कंपोनेंट कंप्लीटली ओमिट हो जाता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है जो प्लेन पे है वो ज़्यादा रहता है और जो परपेंडिकुलर है वो भी थोड़ा सा रहता है, वो कंप्लीट ओमिट नहीं होता है। तो ये एक डिफरेंस है। यहाँ पे याद रखना आप कि रिफ्लेक्टेड में कंप्लीट पोलराइजेशन हो जाता है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचता है, वो कौन सा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और पैरेलल कंपोनेंट क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस में रहता है। समझ रहे हो ना बात। ये वाला क्या है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पैरेलल बचेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर पोलराइज होगा, बट इतना नहीं कि सारा का सारा पोलराइज हो जाए, थोड़े से परपेंडिकुलर भी यहाँ पे बचे रहेंगे। तो यहाँ क्या होता है, पार्शियल पोलराइजेशन होता है, जबकि यहाँ पे कंप्लीट पोलराइजेशन होता है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रेस्टर एंगल के बराबर है तो, ठीक है। द नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव प्लेट। देखो जब लाइट को किसी एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टल के थ्रू पास कराते हैं हम लोग तो यहाँ पे डबल रिफ्रैक्शन होता है। किस तरह से, देखो नॉर्मली अगर हम लोग लाइट को इस तरह से पास कराते हैं तो क्या होता है, ऐसा हो जाता है, नहीं, ये आइसोट्रोपिक है। अगर ये एन आइसोट्रोपिक होगा तो क्या होगा, इस तरह से हम लोग लाइट को क्रॉस कराएंगे तो 2 यहाँ पे रिफ्रैक्टेड लाइट मिलेंगी हमें, ठीक है। तो ये क्या होता है, डबल रिफ्रैक्शन होता है। तो 2 रेज आर कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी, ठीक है, जिसका कि क्या होता है, डिफरेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो दोनों का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होता है क्या होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ऑर्डिनरी में सेम वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शन। अब देखो सारी डायरेक्शन में अगर सेम वेलोसिटी है तो क्या हो जाएगा, इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट इसका सर्कुलर हो जाएगा। जबकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी में क्या होता है, डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शन, और इसीलिए इसका जो वेव फ्रंट होता है वो क्या होता है, इलिप्टिकल हो जाता है, ठीक है। बट बोथ ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैव वेलोसिटी सेम इन वन डायरेक्शन कॉल्ड ऑप्टिक एक्सिस। एक ऐसा एक्सिस होता है जहां पे वेलोसिटी सेम होता है एंड दैट एक्सिस इज कॉल्ड ऑप्टिक एक्सिस। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज ऑप्टिक एक्सिस तो कहेंगे कि एन एक्सिस इन विच द वेलोसिटी आर सेम, ठीक है। अगर कहेगा ऑप्टिक एक्सिस किस में पाए जाते हैं तो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपको कहेगा इन विच ऑफ द लाइट और वेव ऑप्टिक एक्सिस आर फाउंड, ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोथ ऑफ दीज नन ऑफ दीज। इसमें क्या करेंगे, बोथ ऑफ दीज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज वेव फ्रंट ऑफ ऑर्डिनरी वेव इज सर्कुलर एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेव इज एलिप्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट वेव ये हो गया है। इन आइसोट्रोपिक में देखो किस तरह से लाइट बाहर निकलती है, समझ गए बात। और ऑर्डिनरी की बात करें तो यहाँ पर देखो स्फेरिकल ऑफ रिवॉल्यूशन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में क्या हो रहा है, एलिप्टिकल ऑफ रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। अगर देखो सर्कल के अंदर में ये एलिप्स अगर आ गया,
ठीक है। अगर दोनों को हम लोग मर्ज करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऑर्डिनरी का वेलोसिटी है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ये देखो हर जगह यहाँ देखो बराबर है, जबकि इन जगहों पे क्या है, ज़्यादा है वेलोसिटी। इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव क्रिस्टल। जबकि इसमें देखो कि यहाँ पे बराबर है, जबकि इधर देखो एक्स्ट्राऑर्डिनरी का क्या है, ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग निगेटिव क्रिस्टल। तो निगेटिव क्रिस्टल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी की वेलोसिटी क्या आती है, ज़्यादा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, क्वार्ज। सो क्वार्ज एक एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टल है जिसके थ्रू अगर लाइट को हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो लाइट हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी वेव्स हमें देता है और अलग अलग हमें वेव प्लेट्स मिलती हैं। सो इसमें मैंने सारी चीज़ें बता दी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप लिख सकते हो। सो आई विल ट्राई टू कवर ओनली दोज थिंग इन विच यू हैव डाउट्स। ठीक है, अगर थोड़े बहुत छोटे मोटे डाउट्स होंगे तो आप कोशिश करना कि आप खुद से उसको समझ जाओ। ठीक है, और वहाँ पे आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।